ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला, ये देखिए ये है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? एल पर पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई का जितने टाइम्स हो जाता है उसे कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। कितने गुना हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि ये सप्लाई वोल्टेज है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये P12 कितनी है? E नॉट, P12 E नॉट। तो L पर जो P12 हो वो 10 E नॉट हो जाए। ये देखिए रेजोनेंस सिचुएशन एट रेजोनेंस है ना, तो C पर भी उतना ही होगा 10 E नॉट, और ये जो होगा दैट इज विल बी P वैल्यू बोल रहा हूँ E नॉट। ये देखिए E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, ये P वैल्यू है। तो L पर वोल्टेज P वैल्यू 10 E नॉट, C पर वोल्टेज P वैल्यू 10 E नॉट। ये प्रकार का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है 10 E नॉट 10 E नॉट, और ये होगा P वैल्यू E नॉट के बराबर। यहाँ पे P वैल्यू को दिखाया गया है, तो ये जो 10 आपको दिखाई पड़ रहा है 10, ये है क्वालिटी फैक्टर। क्या है क्वालिटी फैक्टर? यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर ये जो आपको दिख रहा है 10 है ना, ये है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये हुई कि L पर वोल्टेज और C पर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज का जितने टाइम्स हो जाते हैं उस फैक्टर को क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। क्वालिटी फैक्टर के दो फार्मूले हम लोगों ने देखे हैं। क्वालिटी फैक्टर का पहला फार्मूला है R/2πL ना, और दूसरा फार्मूला है 1/R√L/C। ये दो फैक्टर, और कहीं देखो कहीं लिख लो, शायद खुद से नीचे शायद लिख लो क्वालिटी फैक्टर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। क्वालिटी फैक्टर हैज नो यूनिट नो ओमेगा L by R, sorry, ओमेगा L by R। क्वालिटी फैक्टर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, ओमेगा L by R। पहले जो लिखा था वो तो ओमेगा L by R, इसको आप लोग ऐसे कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू XL by R। ओमेगा L by R का मतलब ये XL by R, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तीन फार्मूला समझ लो है एक, तो अरे फार्मूला ये एक ही है, इससे ये बात क्या है? इससे ये सब हो गया, हाँ ये सब हो गया, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गई थी, ये सब, और ये रिलेशन भी हो गया। बस कहाँ से आते हैं? और उसके बाद वॉटलेस करंट, और उसके बाद पावर, और उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ तमाम सारे सर्किट्स के इम्पीडेंस बनाइए। तो पहली बात तो ओनली R का देख लो, R फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ये ओनली R का इम्पीडेंस है। ओनली R है तो वही रेजिस्टेंस है, वही इम्पीडेंस है। ये देखिए LCR, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये देखिए, और यहाँ पर ओमेगा लेस देन या फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हाँ ये देखिए इतने क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में सप्लाई फ्रीक्वेंसी मोर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी यूजर पे डिपेंड करता है। यूजर मतलब जो सर्किट को यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो चाहे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दे, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को कम कर दे। अगर यूजर अपने जनरेटर के ऑल्टरनेटर की गति को, रोटेशन मोशन को फास्ट कर देगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। ऑल्टरनेटर घूमता रहता है ना, उसके रोटेशन को स्लो कर देगा तो फ्रीक्वेंसी भी, इसी की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यूजर के हाथ में नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेटर के हाथ में नहीं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो LCR सर्किट की होगी। अगर LCR फिक्स है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी फिक्स रहती है। यूजर सिर्फ सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकता है। यूजर सिर्फ सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम भी रख सकता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा भी रख सकता है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर भी रख सकता है। जब यूजर को, जब इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को रेजोनेंस कराना होता है तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर रख देता है और रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस सिचुएशन में LCR सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है R के बराबर, और पीक करंट मैक्सिमम हो जाती है E0/R के बराबर। E0/Z, लेकिन Z R3 बटे E0/R ये मैक्सिमम करंट है, और इस E0/R इस मैक्सिमम करंट कहते हैं रेजोनेंस करंट। ये सब बातें मैंने रिपीट कर दी, इसलिए पर ध्यान रहे आपको। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो एक्सेल का है, ये LCR के लिए है Z, ये R के लिए R है, ये ओनली इंडक्टर का है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये देखिए ये कैपेसिटर, ओनली कैपेसिटर का है XC। और एक ग्राफ ये देखिए, ये LC सर्किट का X है, XC माइनस XL ये मानते हुए ये ग्राफ बनाया गया है। हाँ ये ग्राफ ये मानते हुए बनाया गया है कि ये बड़ा है, ये इस क्षेत्र में कैपेसिटर डोमिनेट करता है। ये इस क्षेत्र में, इसके पहले कैपेसिटर, इसके पहले जो सर्किट होता है वो कैपेसिटिव होता है, उसके बाद जो होता है वो इंडक्टिव होता है। इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसीज पर वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। मैंने बोला ना कैपेसिटिव इंडक्टिव। कैपेसिटिव मतलब वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। इंडक्टिव मतलब वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। तो ये सब सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, वो कैपेसिटिव नेचर का है, और ये इंडक्टिव नेचर। इन फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर इंडक्टर पर डोमिनेशन करेगा, और इन क्षेत्रों में ये जो हम वाइट से यहाँ पे शो कर रहे हैं बाकी ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन पर इंडक्टर कैपेसिटर पर डोमिनेट करेगा। इंडक्टर डोमिनेट करने का मतलब है वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कैपेसिटर डोमिनेट करेगा मतलब वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। ये ग्राफ ये मानते हुए बनाया गया है कि XC XL से बड़ा है, यानी कि और यहाँ पे बड़ा है तो इस क्षेत्र में ये कैपेसिटिव डोमिनेट करेगा, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर इंडक्टर डोमिनेट करने लगेगा, इसलिए ग्राफ आपका नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। और उसके बाद वॉटलेस करंट की बात करेंगे हम लोग। वॉटलेस करंट एक नाम है जो दिया गया है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम बनाया गया है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, वोल्टेज हमेशा लीड नहीं करता है। तो ये मानते हुए बना दी, मतलब समझाने के लिए कुछ तो बनाना है। तो हमने ये मानते हुए कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ये डायग्राम, ये सब अप्लाई करंट, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट का ये कंपोनेंट I cos phi, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट है I sin phi। जो कंपोनेंट वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा, करंट का जो कंपोनेंट वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा वो कभी भी
पावर पैदा करने में मदद नहीं करेगा। हीट पावर पैदा करने में मदद, हीट पावर पैदा करवाने में, प्रोड्यूस करवाने में शामिल नहीं होगा। और जो वोल्टेज, जो कंपोनेंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा वही हीट को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होगा, जिम्मेदार होगा। इसे कहते हैं वॉटलेस करंट, वर्कलेस करंट, यूजलेस करंट, रिएक्टिव करंट। इसे कहते हैं वॉटफुल करंट, वर्कफुल करंट, यूजफुल करंट, यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट या एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। इतनी सी बात। कोई कहे कि वॉटफुल करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0। कोई कहे वॉटलेस करंट और सप्लाई वोल्टेज के फेज डिफरेंस π/2। ये देखिए 90 डिग्री π/2, ठीक है ना। कोई कहे कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस, तो फिर आपको ये जवाब मत दीजिए और ये पूछिए उससे कि आपकी सर्किट की बात कर रहे हैं, ओनली आर है कि ओनली एल है कि ओनली सी है, कि एल के साथ आर है या सी के साथ आर है या एल सी आर के साथ आर। अगर एल सी आर के साथ आर है, उसने कहा एल सी आर है, तो फिर आपका अगला सवाल उससे होगा तो बताइए डोमिनेट कौन कर रहा है। आपने कहा कि इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो कह देना लीड वोल्टेज लीड करेगा और जो लीडिंग एंगल होगा से बड़ा होगा, पैरेलल से काम होगा। उसने कहा कि कैपेसिटिव सर्किट, एलसीआर सर्किट कैपेसिटिव नेचर का है, तो वोल्टेज लैग करेगा और जो लैगिंग एंगल होगा ज़्यादा पैरेलल से काम होगा। उन्होंने कहा कि दोनों इक्वली डोमिनेटिंग है, यानी कि एक्सएल बराबर एक्ससी है, तो आप कहेंगे करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो जाएंगे। ये सब बहुत ही स्मूथ, आपको सब पता होना चाहिए। ये सब मैंने बता दिया, नाम आपसे बता दिया। अब आइए पावर कंजम्पशन पूछा जाता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर जिसको हम लोग सिंपली पावर भी कहते हैं। केवल पावर कहा जाए या एवरेज पावर कहा जाए या ट्रू पावर कहा जाए, तीन नाम है इसके। ट्रू पावर, एवरेज पावर या सिर्फ पावर, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ट्रू पावर, तो सबसे पहला फार्मूला है E/RMS I/RMS cos phi। ये फार्मूला तब अप्लाई करें जब आपको फेज डिफरेंस के बारे में पता हो। ठीक है ना, फेज डिफरेंस के बारे में अगर पता नहीं है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल ना करें। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। आइए E/RMS को हम क्या लिख सकते हैं, E0/√2, और इसको लिख सकते हैं I0/√2। ठीक है ना, तो ये एक फार्मूला बनेगा। और हाफ E0 I0 cos phi, ये हो गया सेकेंड फार्मूला, हाफ E0 I0 cos phi। आइए यही से हम लोग एक और फार्मूला बनाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि E/RMS = E0/√2, तो E0 की जगह पर हम लोग √2 E/RMS रिप्लेस कर सकते हैं। तो √2 E/RMS और √2 I/RMS और साथ में cos phi, तो ये 2 कैंसिल हो गया। और एक अच्छा फॉर्मूला है E, ये तो पहले बात आ गया, छोड़ दीजिए इसको छोड़ दिया जाए। एक और फार्मूला यहाँ से बनाते हैं, हाफ और E0 की जगह पर I0 with Z, और ये I0 और cos phi = R/Z। ये Z से इम्पीडेंस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा हाफ I0² R। और अब हम इसको ऐसे चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं √2 I/RMS होल² विद R। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और बन गया I/RMS² R। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे नीचे जो फार्मूला निकला है। तो ये 4 फार्मूले, इनके अलावा किसी भी फार्मूले को इस्तेमाल करने की कतई कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी कोशिश ना करें। 4 ही फार्मूले हैं। एसी सर्किट में पावर
बात बता देता हूँ कि कुछ मिलता जुलता तो है, वहाँ से कुछ मिलता जुलता तो है, लेकिन इतना कम मिलता जुलता है डीसी सर्किट और एसी सर्किट में, इतनी कम मिलती जुलती बातें हैं कि आप भूल ही जाइए कि दोनों मिलते जुलते हैं। आप बिल्कुल मत सोचिए कि दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं, बहुत डिफरेंट है। आप थोड़ी सी मिलती जुलती बात आपको बता देता हूँ। डीसी में आपको पढ़ते थे पावर लॉस एज E इक्वल टू V इंटू I, तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं V इंटू आई कॉस फाई। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे V इंटू आई नहीं पढ़ते, हम यहाँ पढ़ते हैं V इंटू करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में रहता है, और उसको छोड़ देते हैं जो वोल्टेज के साथ पाई/2 लीड या लैग करता है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा है V इंटू आई डीसी के लिए, और एसी के लिए आई की जगह व्हाट फुल करंट दैट इज I cos phi। तो क्या बन गया बताओ? वो बन गया V VRMS, साथ में IRMS। एक तरीके से V I का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन इतना कम मिलता जुलता रूप है कि आप इसको छोड़ दीजिए। और ये फार्मूले एसी सर्किट के लिए विशेष तौर पर तैयार करिए, और डीसी सर्किट के किसी भी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने का प्रयास एसी में ना। अच्छा, अब एक तो ये हो गया भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, पावर, यही सबसे पहला 4 फार्मूले। उसके अलावा हम लोग कुछ बात भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पीक पावर, स्पेशली कहा जाए पीक पावर, तो क्या करना, E0 करना और I0। पीक वोल्टेज सप्लाई का लेना, सप्लाई का, ये नहीं कि आर के ऊपर का वोल्टेज ले लिया, आर के ऊपर का वोल्टेज नहीं लेना है, सप्लाई लेना है, सप्लाई वोल्टेज इनटू सप्लाई करंट की पीक वैल्यू, पीक पावर आ जाएगी। इंस्टैंटेनियस पावर, तो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस करंट, क्षणिक वोल्टेज इनटू क्षणिक करंट, कुछ क्षण का वोल्टेज, अरे वोल्टेज लगातार बदलता है ना, और करंट लगातार बदलता है, हर क्षण उसका मान अलग अलग होता है। तो जिस क्षण पूछा जाए उस क्षण की वोल्टेज और उस क्षण की करंट को गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगी कौन सी पावर? इंस्टैंटेनियस। जैसे एम्स में ये नहीं पूछा कभी, ठीक है ना, ये नहीं पूछा कभी, क्या पूछते हैं? इंस्टैंटेनियस। अब वो लोग समझे बात क्या करेंगे, इसीलिए वो पावर लगा देते, ये लगा देते। इंस्टेंट जो बुकलेट में सवाल दिया हुआ है वो भी एम्स का ही सवाल है, जिसमें हमने उसमें इंस्टैंटेनियस पावर पूछी है, और उसमें हमने E इंटू आई का इस्तेमाल किया, और जो E होगा वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगी, और जो I होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होगा, और आंसर भी एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, जिसमें sin 2 ओमेगा t लिखा होगा। क्या ओनली एयर सर्किट की बात करो, ओनली एयर सर्किट की बात, खैर जो भी व्हाटएवर, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊं। इसके बाद आता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर, जिसको हम लोग वर्चुअल पावर भी कहते हैं, वर्चुअल पावर भी कहते हैं। इसको निकालना है तो ERMS ले लो, और साथ में क्या ले लो? IRMS ले लो, ERMS IRMS, cos phi छोड़ दीजिए। ये एपरेंट पावर है, ये वर्चुअल पावर है, ठीक है। इतने प्रकार के पावर के सवाल होते हैं। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ सबसे पहले वाले के सवाल ही मिलने की संभावना ज्यादा है। फिर भी ये 3 बातें देख लीजिए, पीक पावर E0 I0, इंस्टैंटेनियस पावर, इंस्टैंटेनियस सप्लाई वोल्टेज इनटू इंस्टैंटेनियस सप्लाई करंट, इंस्टैंटेनियस का मतलब उस समय का वोल्टेज इनटू उस समय का करंट, और एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर पूछा जाए तो ERMS इनटू IRMS पावर का। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ जल्दी से देखिए, बहुत तरीके से। I equal to 10 sin pi t, C equal to 20 cos pi t। अभी तो मामला ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन को पहचानना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन फाइन में या दोनों इक्वेशन
कॉस में होनी चाहिए, जब तक दोनों साइन में या दोनों कॉस में नहीं होंगी हम फेज डिफरेंस डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि भाई हम फेज डिफरेंस के पीछे क्यों पड़े हैं? हम फेज डिफरेंस के पीछे क्यों पड़े हैं? बिल्कुल पीछे पड़ना ही पड़ेगा जब आर नहीं दिया है। बोलिए, जब आर नहीं दिया है तो कौन से फॉर्मूले चलेंगे? cos फाई वाले चलेंगे। बाकी जो दो फॉर्मूले वो तब जब आपके 4 फॉर्मूले मैंने बताए, एवरेज पावर के 4 फॉर्मूले बताए। पहले दो फॉर्मूले तब जब फेज डिफरेंस का अंदाजा लग गया हो लेकिन आर का आता पता ना हो, और बाद वाले दो फॉर्मूले तब जब आर का पता हो और फेज डिफरेंस हो गया पता ना हो। इस प्रकार से फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज पाई बाय 2 एंड average power is equal to PRMS I RMS cos phi or cos 90 is 0. Does it make sense? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे भी पावर निकालते वक्त तुम्हें ये सब करने में समय नहीं खराब करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, केवल साइन और केवल कॉस के बीच फेज डिफरेंस पाई बाय 2 होता है और कॉस लीडर। एसी सर्किट में आई का मान 10 साइन ओमेगा टी एंड सप्लाई वोल्टेज का मान 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो फेज डिफरेंस हमको समझ में आ गया। लेकिन मुख्य गलती क्या है? मुख्य गलती ये कि इक्वेशन साइन में दूसरी इक्वेशन क्रॉस में है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ गलती के चांस है। 10 साइन ओमेगा टी एंड सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू 20 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो आपने देखा कि अरे बात ये तो यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ पे प्लस पाई बाय 6 है, तो आपने फेज डिफरेंस कितना ले लिया? पाई बाय 6। ये पाई बाय 2 जोड़िए, पहले दोनों साइन में कन्वर्ट करिए तभी फेज का डिफरेंस देखिए। यहाँ जो लिखा होता है ये फेज होता है, लेकिन फेज डिफरेंस निकालने के लिए साफ कह रहा हूँ, यहाँ जो लिखा होता है वो फेज होता है, लेकिन फेज का डिफरेंस निकालने के लिए दोनों साइन में या दोनों कॉस में होना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल दोनों साइन में है तो अभी कुछ चिंता की बात नहीं लगी। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ E नॉट I नॉट cos phi, that is half 20 into 10 into under root 3 by 2. 3 हो जाएगा 100 root 3 by 2, 50 root 3 watt। जल्दी करें भाई। ये सवाल देखिए, जो आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, ये एक अच्छा सवाल है जिसमें हमको पावर फाइंड करना है, एवरेज पावर। सर ये I के माइनस पाई बाय 6 होनी चाहिए ना, इसमें इक्वेशन माइनस हो जाएगा। इक्वेशन में माइनस पाई बाय 6 ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6 कर रहा है, ये दिखा रहा है। b बराबर 20 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। क्यों माइनस बताओ तो? ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक। नहीं, रिजल्ट नहीं बदलेगा, तो ये है कि हमने इक्वेशन में प्लस लिख दिया, उससे हमारा आंसर नहीं बदलेगा। ये फार्मूला इस्तेमाल करते वक्त आप फाई का केवल मॉड लीजिए, ठीक है ना। नहीं समझ रहे आपको क्या लेंगे? केवल जैसे उन्होंने एक अच्छी बात कही, अगर हम फेज डिफरेंस निकालने से पहले वोल्टेज लिखा जाता है और फिर करंट का फेज लिखा जाता है। तो इसको इससे घटाएंगे, इस माइनस दिस करेंगे तो ओमेगा दिस बढ़ जाएगा और फाई का मान आएगा माइनस पाई बाय 6। तो अगर फेज डिफरेंस ही निकालना हो तो
-5/6 बोल देंगे, लेकिन अगर पावर निकालना है तो 5/6 लेकर ही सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे किया, हटा रहे सर नहीं, तुमको यहाँ पर 5/6 लेना है। क्या करेंगे, 5/2 जोड़ दो, 5/6 में 5/2 जोड़ दो। ये मान लो तुमने रैंडम क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन रैंडम लिख दिया मैंने ऐसे ही, तो ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन रैंडम तो नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसा ही होगा जिसमें पावर माइनस में ना है। मतलब मैंने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और जब आप कॉस को साइन में बदलेंगे तो जो भी कुछ आएगा, जब आप फिर रिजल्ट निकालेंगे, जो भी कुछ आएगा उससे जब आप पावर निकालेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा हो, ये तो रैंडम ही लिख दिया, इसके ऐसा आपको आगे बढ़ेंगे। ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस होगा 40 + 40 यानी कि 80 ओम, और हमें पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो हमको यहाँ पर Z चाहिए होगा जरूर, Z √R² + XL - XC का होल स्क्वायर, तो √80² है, और ये XL का 100 XC is 40 के स्क्वायर, that is √80² - 60 का स्क्वायर, √6400 और 36 110,000 हो रहा है। और पावर फैक्टर इज इक्वल टू R/Z 80/100 0.8। पावर फैक्टर नो यूनिट नो डायमेंशन, क्वालिटी फैक्टर नो यूनिट नो डायमेंशन। नीचे कहीं लिख देना जहाँ पावर फैक्टर कराया था, वहाँ लिख देना पावर फैक्टर नो यूनिट नो डायमेंशन, क्योंकि मतलब सारे सर्किट पढ़े सब कुछ किए और कई सवाल ऐसा सामने आ जाए जो बदलिए तो हमने देखा तो ये स्टेट में लिखा नहीं पावर फैक्टर है नो यूनिट नो डायमेंशन, कहीं भी नीचे लिख लीजिए, जब पढ़िए तो दिखाई पड़ी जाएगा कि हाँ ये अलग से हटा रहे हैं। क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि एक्सेल को XC से बड़ा लेना है, ये पहले ही मेंशन कर दिया है, और L पर वोल्टेज को फाइंड करना है। L पर जो वोल्टेज लीड करता है, C पर वोल्टेज लैग करता है, तो इस तरीके से जो E होगा, सप्लाई का जो E होगा वो EL - EC होगा। सप्लाई का जो E है वो 30 है, और
ई एल हमें फाइंड करना है, वो इसी का मान 20 है, तो ई एल इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ई एल इज इक्वल टू 50 वोल्ट। यानी कि एसी सर्किट में ऐसा हो सकता है कि सप्लाई वोल्टेज कम है और गेट पर वोल्टेज ज़्यादा है। यही तो कहानी है। LCR सर्किट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों? LCR सर्किट इज अ वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में एल पर वोल्टेज सप्लाई से भी ओमेगा एल बाई आर टाइम्स हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो एसी सर्किट में ऐसा कई बार देखने को मिल सकता है कि किसी एलिमेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई के से भी ज़्यादा। एक्चुअली एलसी सर्किट कुछ होता ही नहीं। एलसी सर्किट जो है ना कुछ नहीं होता है, एलसी सर्किट प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता। एलसी के साथ कुछ तो आर होगा, चाहे वो एल में ही क्यों ना छुपा हो। ये एक हाइपोथेटिकल सर्किट होता है एलसी सर्किट। आइए करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस देखिए। आपने यहाँ पर अंडर रूट वाले फॉर्मूले नहीं बने जो लोग प्लान करते थे। ई बराबर सप्लाई ई बराबर अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, वो नहीं बने। वो इसलिए नहीं बने कि यहाँ पर आर के नाम पे कुछ है, तो यहाँ पर ई आर है, उधर ई एल है, इधर ई सी है, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट सप्लाई वोल्टेज होगा। ये सप्लाई करंट है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये ई है। ई का मतलब हो गया ई एल माइनस ई सी, ये ई है सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज। तो फिर डिफरेंस कितना हो गया ये देखिए, फिर डिफरेंस 90 डिग्री यानी कि पाई/2 रेडियन। जल्दी करिए। एलसी सर्किट प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, और अगर एलसी सर्किट प्रैक्टिकली बन पाया तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली बन ही नहीं सकता। क्योंकि एलसी सर्किट में अगर हमने रेजोनेंस करा दिया ना, देन पीक करंट विल बिकम इनफाइनाइट। ये देखिए जो ऊपर से बंद नहीं होगा वो कौन सा होगा? वो प्योर एलसी सर्किट होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। LCR सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग्स बतानी है, तो उसके लिए हम पहले इम्पीडेंस फाइंड करें जरा। अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, तो अंडर 6 स्क्वायर एंड 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर है अंडर 36 64 अंडर 100 10 ओम है जेड की वैल्यू। आइए सप्लाई करंट लिखें यहाँ पर। एसी सर्किट में जरा से चूक में सवाल होता है, इसके दिमाग में अपने हमेशा कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, क्या आप आर्गुमेंट लिखने जा रहे हैं। सप्लाई करंट ऊपर लिखा है सप्लाई करंट, नीचे लिखा है इसका आर। सप्लाई करंट आरएमएस मान दैट इज V RMS बाई Z with 120 by 10 यानी कि 12 एम्पियर। VRMS ये देखिए VRMS 120 वोल्ट लिखा हुआ है। ये ना ये पीक नहीं है, ये पीक नहीं है, कुछ कहा ना जाए तो सब RMS है। और अमीटर की रीडिंग का मतलब है RMS करंट। V
V1 is equal to I R, ये सब RMS है, 12 into 6, 60 volt, V2 बताएं, I XL सब RMS, 782, ये है 12 और XL की वैल्यू है 10। नहीं thermal capacity of resistance to Joule per degree Celsius in what time resistance is needed? सर वो क्या था हाँ, 18 अरे वोल्टेज अक्रॉस LCR सर्किट each 10 वोल्ट बहुत ही बढ़िया सवाल है ये LCR सर्किट में L पर वोल्टेज, C पर वोल्टेज और R पर वोल्टेज सेम है 10 वोल्ट। तो ये तो भाई रेजोनेंस सिचुएशन बता रही है उन्होंने हमको, इसका मतलब ये हुआ कि XL is equal to XC is equal to R होगा, हालांकि इसका मान तो हमें नहीं मालूम है कि ये पता चल गया कि तीनों बराबर हैं। सीरीज का मामला है जब V बराबर होंगे तो V बराबर होगा, हाँ V is equal to I Z, तो सीरीज का मामला है तो I कैसा होगा सेम, V और Z एक दूसरे के प्रोपोर्शन होंगे, तो अगर V सेम होंगे तो इम्पीडेंसेस भी सेम, यानी कि XL बराबर XC is equal to R। अब इन्होंने क्या किया कि कैपेसिटर को हटा दिया, कैपेसिटर को हटा दिया और L पर वोल्टेज पूछने लगे, यही दिक्कत हो गई। सप्लाई वोल्टेज जब तक मालूम नहीं होगा, सप्लाई वोल्टेज मालूम नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, सप्लाई वोल्टेज हम निकालने की कोशिश करेंगे। सप्लाई वोल्टेज V is equal to under root V R square plus VL minus VC का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होने की वजह से कट गए और V is equal to VR आ गया और VR समान सवाल में 10 वोल्ट दिए। सप्लाई वोल्टेज हमको बड़ी आसानी से अपनी टेक्निक लगा के मालूम। अब हम दाईं तरफ वाली डायग्राम में आ गए, इसमें सर्किट से कैपेसिटर को निकाल दिया गया है, कैपेसिटर को निकाल दिया गया है, तो अब ये होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। और ये बात
स्क्वायर, क्योंकि 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 आर और एक्सएल कैसे हैं, वो बराबर है। तो हर हालत में वी आर और वी एल भी बराबर होंगे। ये हमने डैश लगवा दिया, क्यों बताओ? क्योंकि ये जो वी एल वी सी और वी आर है वो अलग है, और ये जो है वो अलग है। ये एल सी आर सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा हुआ है, और ये एल आर में वोल्टेज का बंटवारा। तो 10 इक्वल टू अंडर रूट 2VL डैश का स्क्वायर, 10 is equal to under root 2VL dash, hence VL dash is equal to 10 by root 2, can be written as 5 root 2, 5 root 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। सवाल अच्छा है, मतलब जैसे बहुत बारीक ज्ञान नहीं होगा तो कहीं चूक भी हो सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो पहले तो बराबर बताया हुआ है, बाद में पूछने लगे मान। अरे बाद में पूछने लगे मान क्या है, सर्किट ही बदल गया। बोलो, पहले VL VC और VR 10 10 10 थे, अब तुम उसी सप्लाई पर, अरे उसी सप्लाई पर तुम सी निकाल दोगे तो सर्किट चेंज नहीं हो जाएगा। तो सर्किट ही चेंज हो गया, तो इस पर जो नया वोल्टेज होगा VL डैश होगा, यहाँ डैश लगा, हालांकि डैश लगा तो ना होगा, हम लगवाए दे रहे भले कतई नहीं लगा होगा। मतलब यहाँ पर जो VL VC और VR होंगे वो वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर LCR आपस में बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ LR आपस में बातचीत कर रहे हैं, और सप्लाई जबकि दोनों केसेस में से। भाई देखो मेरी बात सुनो, 200 वोल्ट सप्लाई है, मान लो 200 वोल्ट सप्लाई LCR को दे दिया जा रहा है, तो VL VC VR अलग मान के होंगे। वही 200 वोल्ट सप्लाई LR को दोगे तो अब VL VC अलग होंगे। वही सप्लाई को CR को दोगे तो अब VC VR अलग अलग होंगे। तो जब सर्किट बदल गया तो आपको नोटेशन भी बदलना चाहिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट को नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब ये, और जो नजरअंदाज करते हुए ऐसे ही VR VR इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का नुकसान होगा। तो जो VR VL यहाँ लिखे हैं यहाँ पर वो VR और VL नहीं होंगे। LCR सर्किट में एक्सेल दिया हुआ है, R दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू ओमेगा L बाई R, जिसे हम लोग XL बाई R कह सकते हैं। XL की वैल्यू 300 और R की वैल्यू 5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60। नो यूनिट नो डायमेंशन। उसके बाद बैंडविड्थ पूछा, बैंडविड्थ जैसे हम लोग 2 डेल्टा एफ के नाम से जानते हैं, कई किताबों में इसको डेल्टा एफ कहा गया है। कई किताबों में डेल्टा एफ कहा गया, ज्यादातर टेक्स्ट बुक जो है प्राइवेट उनमें डेल्टा एफ कहा गया है, एनसीईआरटी में 2 डेल्टा एफ कहा गया। डेल्टा एफ हाफ बैंडविड्थ, 2 डेल्टा एफ फुल बैंडविड्थ। इसको फुल लगाना आवश्यक नहीं है, बैंडविड्थ काफी है, बैंडविड्थ होता है फुल बैंडविड्थ, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर होगा। देखिए बात तो ये मन तो ये भी करता है कि हम वॉटलेस करंट क्या है और जाने, वॉट फुल करंट क्या है और जाने। आपको वहां तक जाना नहीं है, क्योंकि आपको अपना काम बनाना है, आगे बढ़ना, ठीक है ना। करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज, आप कहेंगे करंट के भी कंपोनेंट होते हैं, हमने तो सुना करंट स्केलर है। अरे भैया मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट, फेजर है, स्केलर नहीं है। ऑल्टरनेटिव करंट और ऑल्टरनेटिव वोल्टेज देखते हैं, फेजर ये आपस में वेक्टर के नियमों से ऑपरेट होते हैं, ये सिंपल डीसी वाले नियमों से ऑपरेट नहीं होते हैं। हमने कहा डायरेक्ट करंट स्केलर, बिल्कुल सही। हमने कहा ऑल्टरनेटिव करंट फेजर, स्केलर वेक्टर के रूप को फॉलो नहीं करते, और जो फेजर होते हैं वो वेक्टर रूल्स को फॉलो करते हैं। तो क्या कहना चाहिए भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 12,000
हाँ, मैं ये कह रहा था कि करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ सेम फेज बनाता है वॉटफुल कहलाता है, वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ π/2 लीड या लैग में चला जाता है वो वॉटलेस कहलाता है। वॉटलेस इसलिए कहलाता है क्योंकि वो करंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो कभी पावर पैदा करने में शामिल नहीं हो सकती। फॉर्मूला है भैया पावर का, क्या फॉर्मूला है? PRMS IRMS cos phi। मल्टी फैक्टर लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो this would be 200 bandwidth 200 watts। बैंडविड्थ एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी यूनिट है हर्ट्ज और यूनिट हर्ट्ज है और डायमेंशन है टी इनवर्स। सही है, डायमेंशन हर्ट्ज टी इनवर्स पर सेकंड साइकिल पर सेकंड। लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा बताओ? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से हम डेल्टा एफ माइनस करेंगे, 2 डेल्टा एफ माइनस करेंगे। बोलो, डेल्टा एफ माइनस के 2 डेल्टा एफ माइनस करेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के डेल्टा एफ पहले लोअर हाफ होती है और डेल्टा एफ आगे अपर हाफ होती है। घटाना है तो डेल्टा एफ घटेगा। 12,000 और ये हो गया 100, 11,900, इनकी 11.9 किलो हर्ट्ज। और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ बैंडविड्थ 12,000 प्लस 100 हर्ट्ज कह सकते हैं। 12.1 किलो हर्ट्ज। जितने भी प्रोग्राम ट्रांसमिट किए जाते हैं रेडियो स्टेशन से, वो बैंडविड्थ के अंदर की फ्रीक्वेंसी में किए जाते हैं। बैंडविड्थ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उन्हीं फ्रीक्वेंसी के सिग्नल वहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे सुनने वाले को ट्यून करने में देर न लगे। ट्यून समझते हैं? ट्यून करने में देर न लगे मतलब फ्रीक्वेंसी मैच कराने में देर ज़्यादा नॉब को देर तक घुमाना ना पड़े, जल्दी ही ट्यून हो जाए। जरा से फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, बैंडविड्थ का रेट अच्छा है। मतलब ना चाहे स्टेशन आपको जल्दी मिलेगा और बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो आपका रेडियो में ये फ्रीक्वेंसी चल रही है और आपको प्रोग्राम इस फ्रीक्वेंसी का सुनना है तो आपको नॉब को काफ़ी घुमाना पड़ेगा। तो बैंडविड्थ ज़्यादा होने की ये खराबी है, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आता है। बाकी बहुत कुछ है बताने को तो, लेकिन आपके मतलब का नहीं है तो आप अपने मतलब पर काम करिए। क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका। रेजिस्टेंस की थर्मल कैपेसिटी दी हुई है। थर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, 2 m into s या m into c, इसे कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। At what time the resistance get heated by 10 degrees Celsius in the given network? Heat is equal to I RMS square RT। पहले तो वो I निकालना पड़ेगा, फिर चाहिए। तो पहले हम Z फाइंड करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 100 स्क्वायर और 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो अंडर
लिखाओगे, कहने का मतलब है 10,000 और प्लस 25, तो ऐसे में आप इसको छोड़ ही दीजिए, 10,000 के सामने 25 को आप छोड़ दीजिए और अप्रॉक्सीमेट में चले जाइए 100। अप्रॉक्सीमेट में नहीं जाएंगे, सवाल में गलत जाएंगे, 2-3 सवालों में नुकसान हो जाएगा। 10,000 के सामने प्लस 25 या माइनस 25 लिखा है, काम की बात कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, 15,000 प्लस 5 लिखा है, उसको 5 को छोड़ो या जल्दी कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। प्लस 5 के चक्कर में वो सब गड़बड़ हो जाएगा। Current is equal to V RMS upon Z 20/100 1/5 ampere। और अब हीट is equal to I RMS स्क्वायर RT। कौन सी करंट हमने लिखी है? NS डेल्टा थीटा is equal to I RMS स्क्वायर RT। तो ये कितना दिया है 2 और कितना बढ़ाना है 10 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 1/25 into 100 to time taken। 20 is equal to 4t, so t is equal to 5 seconds। 5 सेकंड में रेजिस्टेंस का तापमान 10 डिग्री बढ़ जाएगा।
और गुड जो कॉइल में जो पावर लॉसेज होंगे वो स्मॉल लॉसेज होंगे, लेस लॉसेज। ये सब सवाल थ्योरी के सवाल आप देखते चले जाइए। जो कॉइल का इम्पीडेंस पूछा जाता है, देखिए जो कॉइल कोई नया सर्किट नहीं है, जैसा कि मैंने कहा आइडियल चोक कॉइल ओनली एल सर्किट है, प्रैक्टिकल चोक कॉइल एल आर सर्किट। आइडियल चोक कॉइल बोला जाए तो एल की फंडे लगा दीजिए, प्रैक्टिकल चोक कॉइल बोला जाए, ठीक है ना। नॉन आइडियल चोक कॉइल बोला जाए तो एल आर के सारे फंडे, जो भी एल आर में पड़ा है वो सब लगता है, ठीक है। ये इम्पीडेंस होगा। पावर के बारे में मैंने बताया कि आपको पावर का ये फार्मूला है, और आर को कम से कम रखने से पावर लॉसेस कम से कम होंगे। ग्रिड को कंट्रोल करते वक्त पावर लॉसेस कम से कम होंगे। चोक कॉइल की जो बनावट है वो वाटलेस करंट के आधार पर इसको बनाया गया था। ये लिखा हुआ है मेकिंग ऑफ चोक कॉइल प्रिंसिपल ऑफ वाटलेस करंट। मेकिंग चोक कॉइल को बनाने में वाटलेस करंट के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। आर कम से कम रखेंगे तो जो करंट होगा वो लगभग वाटलेस होगा। और वर्किंग ऑफ चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चोक कॉइल एक प्रकार का सोलेनॉइड जैसा होता है, ऐसा घुमा हुआ, तो उसकी जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर होती है। चोक कॉइल को अगर डीसी में लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो उसके इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी कि 2 पाई एफ एल का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0। तो डीसी सर्किट में चोक कॉइल केवल एक रेजिस्टेंस की तरह व्यवहार करेगा। डीसी सर्किट में चोक कॉइल का इम्पीडेंस उसमें छुपे हुए रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एसी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चोक कॉइल इस्तेमाल किए जाते हैं। चोक कॉइल दो प्रकार के होते हैं, रेडियो चोक कॉइल और ऑडियो चोक कॉइल। जिसके अंदर कोर नहीं पड़ा होता है वो है रेडियो चोक कॉइल। ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कंट्रोल कराने के काम आता है। और जिसके अंदर कोर पड़ा होता है उसे कहते हैं ऑडियो चोक कॉइल। और ये लो फ्रीक्वेंसी एसी को कंट्रोल कराने का आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल। जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की रॉड या स्टील की रॉड नहीं पड़ी होती है, वो रेडियो चोक कॉइल है और वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कंट्रोल कराने का बेहतर काम करती है। और जिसके अंदर कोर पड़ा होता है वो रेडियो चोक कॉइल है और वो लो फ्रीक्वेंसी एसी को कंट्रोल कराने के काम में लाई जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि चोक कॉइल कोई नया टॉपिक नहीं है, एलआर सर्किट होगा या ओनली एल सर्किट होगा। कोई क्वेश्चन छूट गया है? एक चोक कॉइल को जब डीसी सप्लाई के अक्रॉस जोड़ा गया तो पावर कंजम्पशन 20 वाट आया हुआ, और जब उतने ही वोल्ट की एसी के अक्रॉस जोड़ा गया तो पावर कंजम्पशन घटकर 10 वाट हो गया। अगर एल का मान 10 मिली हेनरी हो तो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। अच्छा, ऐसे सवाल अच्छे जिसमें पहले उसी सिस्टम को डीसी सप्लाई देते हैं और फिर उसी सिस्टम को एसी सप्लाई देते हैं। अच्छे सवाल ये होते हैं। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो 20 इज इक्वल टू 100 बाई R, तो R इज इक्वल टू 100 बाई 20, 100 बाई 20 इंटू 5 ओम। आइए R का मान पता करें, आगे काम आएगा शायद से ये। और इसी सप्लाई पावर बराबर I RMS स्क्वायर R। मतलब डीसी में हम बड़ी फ्रीक्वेंटली 3 फार्मूले होते हैं, VI या फिर I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाई R। डीसी में हम फ्रीक्वेंटली इनका इस्तेमाल करते हैं। और एसी में जब पावर निकालना हो तो सावधान रहने पड़ता है, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें। 4 फार्मूले बताए, वही 4 थे। 10 हो गया, ये हो गया V RMS स्क्वायर बाई Z स्क्वायर
R. So 10 is equal to 100 by z square with 5. So z square is equal to 500 by 10. 500 by 10 यानी कि 50. Z स्क्वायर का मतलब है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 50. तो 25 प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 50. So XL square is equal to 25. So XL is equal to 5. So pi FL is equal to 5. So F is equal to 5 upon 2 pi F into 5 upon 2 into 3.14 into 10 millihenry. So ये बन गया 5 10 to the power minus 2 बटे 500 जो ये हो गया 250 बटे 3.14 डिग्री 24 80 हर्ट्ज के आसपास का रिजल्ट आना चाहिए। ये देखिए ये 10 और ये 10 to the power minus 3 ये बना 10 to the power minus 2 ऊपर गया तो plus 2 10 to the power plus 2 ये 100 500 बटे 2 बताओ 250 नहीं है बोलो पूरा बोलो ये 10 to the power minus 2 ऊपर गया तो plus 2 बटा 500 बटे 2 500 बटे 2 250 और 3.14 कितने बार जाएगा 8 3 8 या 24 8 बड़ा पकड़ा ऑप्शन में एक जगह 8 पर भी ले लूंगा यहाँ तो नहीं है
पाई FL होता है, तो फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो XL गेट डबल, XL भी डबल हो गया, XL का नया मान 2XL हो गया। इंडक्टिव रेजिस्टेंस डबल हो गया। अब नया पावर फैक्टर cos phi dash is equal to R upon R by Z dash, Z बदल जाएगा ना, तो अंडर R स्क्वायर प्लस XL डैश का स्क्वायर। नए एक्सेल और पुराने एक्सेल का रिलेशन हमको मालूम है, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। आर स्क्वायर प्लस 2XL का होल स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी को डबल करने से XL डबल हो जाएगा। पहुंचे तो आगे बताएं। नए एक्सेल को पुराने में कन्वर्ट किया, उससे क्या फायदा हुआ आप देखिए जरा। नहीं, आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, आर सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो नए एक्सेल से पुराने एक्सेल में हम स्विच हो गए, नए एक्सेल से पुराने एक्सेल में स्विच होने के बाद पुराने एक्सेल से हम आर पर स्विच हो गए। आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, ऐसा हमने क्यों कर पाए? ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हम पुराने वाले स्टेटमेंट से प्रूव कर चुके थे कि एक्सेल और आर का मान बराबर, और नए स्टेटमेंट से हम ये भी देख चुके थे कि नया एक्सेल पुराने एक्सेल का डबल होगा। तो हम कहने को तो यही कह सकते थे, कहने को तुम यही कह सकते थे कि XL डैश बराबर 2XL यानी कि 2R। बोलो, नहीं यहाँ भी कह सकते थे, तो सही बात है, कहीं पर भी अपने क्या आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो R upon under 5R स्क्वायर, तो R by under 5, R से R कैंसिल होने पर 1 upon under root 5, 1/5, पहले 1/2 था, 1/5 हो जाएगा, घट गया। हाँ, घटना ही था और क्या, थोड़ा ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ा आंसर सोचना, शांत दिमाग से सोचेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। पावर फैक्टर में एक्सेल नीचे होता है कि ऊपर होता है? नहीं, एक्सेल नीचे होता है कि ऊपर? बटे के नीचे होता है। अच्छा, एक्सेल के अंदर कौन छुपा हुआ है? F छुपा हुआ है, और एक्सेल और F एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आपने जो बता दिया सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सेल बढ़ेगा तो पावर फैक्टर घटेगा, और पावर फैक्टर घटेगा तो फिर डिफरेंस बिटवीन सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों? कॉस साइन से उल्टा चलता है, नहीं समझ में आ रहा? कॉस साइन से उल्टा चलता है। हाँ, कॉस फाई बढ़ रहा, कॉस फाई घट रहा है, मतलब फाई बढ़ रहा है। साइन सीधे सीधे चलता है। हाँ, थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ेगा। लेकिन कॉस उल्टा चलता है, थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा घटेगा। यानी कहने का मतलब अगर कॉस फाई घट रहा है तो फाई बढ़ेगा। फाई क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्या? सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। हटा दे, मतलब ये एक तकलीफ की बात होती है कि टॉपिक में आपने 3 टर्न दिए, 3-3.5 टर्न दिए और सवाल एक आ गए और आपको कुछ अर्थ गलत कर दिया, छोड़ना पड़ गया, उस समय समझ में नहीं आया, इसलिए आपको विचार करते रहना पड़ेगा। आप खाली हो ये देखिए कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से कितनी
आर अनचेंज, बोलो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर अनचेंज, आर नहीं बदलेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, जेड घटेगा, पावर फैक्टर फिर चलना पड़ेगा हम लोग को, फिर से चलना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर पर नो चेंज, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, एलआर सर्किट का जेड बढ़ेगा, एलआर सर्किट का जेड बढ़ेगा, सीआर सर्किट का जेड घटेगा, एलसीआर सर्किट का जेड रेजोनेंस के पहले घटेगा, रेजोनेंस के बाद बढ़ेगा। सब कंफ्यूज कर दिया, फिर से बोले जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक सेकंड रुक जाइए, तो कर लेना, पूरा ही कंफ्यूज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आर अनचेंज, आर अनचेंज, एक्सएल बराबर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई एसएल बढ़ेगा, हाँ एक्सएल लिखा हुआ है भाई, तो XC = 1/2 पाई FC घटेगा। ये देखते रहना, ये बढ़ने का निशान है और ये घटने का निशान बनाता जरा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक्सएल कारण के साथ में बढ़ेगा, XC घटेगा, जो एलआर का जेड बोलो बढ़ेगा, सीआर का जेड बोलो, सीआर का जेड घटेगा, एलसीआर का जेड, एलसीआर का जेड इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, अगर कम है तो घटेगा, LCR का Z, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से तो Z बढ़ेगा। फिर भूल गए तुम, भूल गए, ये देखिए, ये है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ये क्या है बताओ, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये कैपेसिटिव नेचर और ये इंडक्टिव नेचर। ताकि देखिए पूरा एक बार मैंने बता दिया है आपको, इससे समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद एक सवाल गलत हो सकता है। तो फोटो करना है तो कभी जल्दी कर लीजिए। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, एलआर का जेड बढ़ेगा, सीआर का जेड घटेगा, एलसीआर का जेड। यदि फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है तो घटेगा और एलसीआर सर्किट में यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से ज्यादा है तो बढ़ेगा और नीचे कारण सामने लिखा हुआ है ग्राफ बना हुआ है।
हटा दें। ट्रांसफार्मर की बात करें, देखिए ट्रांसफार्मर देखने बड़ा उलझा हुआ टॉपिक लगता है। आपके लेवल पे अगर देखा जाए तो सवाल बेहद आसान होगा, बेहद आसान सवाल होगा, लेकिन ट्रांसफार्मर एक बहुत सिंपल मशीन होने के बावजूद जब पढ़ते हैं तो बड़े झंझट समझ में आते हैं, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। ट्रांसफार्मर जिसका प्रयोग 100 इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण 100 अगर छांटे जाए तो 98 में उनका उपयोग होगा। ट्रांसफार्मर का मोबाइल के चार्जर से लेके जनरेटर के अंदर के कूलिंग से लेके टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, इन सभी में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि 220 वोल्टेज को 22 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल 22 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा हो तुम्हारे घर में तो तुम चाहो तो उसको 22,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफार्मर पावर नहीं पैदा करते। ट्रांसफार्मर जनरेटर नहीं है, एक लाइन में होती है, ट्रांसफार्मर पावर जनरेट नहीं करता, क्योंकि जब वो वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है। इस प्रकार से V और I के प्रोडक्ट को ये चेंज नहीं करता। इसको बढ़ा सकता है तो ये घटा भी देता है, इसको घटा सकता है तो उसको बढ़ा भी देता है। ट्रांसफार्मर पावर जनरेट नहीं करता। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा सकता है, वोल्टेज को घटा सकता है, करंट को घटा सकता है, करंट को बढ़ा सकता है, लेकिन वो वोल्टेज और करंट को साइमल्टेनियसली बढ़ा या घटा नहीं सकता। वो V और I में से एक को बढ़ाता है तो एक को घटा भी देता है। इस प्रकार से वो पावर जनरेट नहीं करता, वो पावर बढ़ाने का काम करने में सक्षम नहीं है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो कराया जाता है तो सेकेंडरी में वेरिएबल फ्लक्स पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, ये आयरन को, इतनी बढ़िया सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, आयरन को, ये देखिए ये फ्लक्स है जो कि प्राइमरी से होकर कहाँ जा रहा होता है, ये सेकेंडरी में जा रहा है। जब ये फ्लक्स वेरिएबल होगा तो ये फ्लक्स भी वेरिएबल होगा तो इसके अंदर एक इनविजिबल सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक इनविजिबल बैटरी बन जाएगी जो करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम लोग आउटपुट करंट बोलेंगे, और उसी से ही हमारे जो उपकरण होंगे वो चलेंगे। इतना क्लियर है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन, एक ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ऑल या बोथ A and C। म्यूचुअल, हाँ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सही कर सकते हैं, उसमें भी अंदर चले जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन सही कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन सही नहीं है। ठीक है। ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पावर एक दूसरे से 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर होते हैं। 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर होते हैं। अगर इनपुट वोल्टेज ये है तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट, और ये है V प्राइमरी मतलब इनपुट, S मतलब आउटपुट सेकेंडरी। तो ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है ना। अगर ये इनपुट है माइनस साइन का तो प्लस साइन का आउटपुट होगा। अगर इनपुट प्लस कॉस का है तो आउटपुट माइनस कॉस का होगा। अगर इनपुट माइनस कॉस का है तो आउटपुट प्लस कॉस में लिखा जाएगा। 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट। ट्रांसफार्मर में कोई प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता। देखिए कनेक्शन है कि नहीं, ये अलग है, ये अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट नहीं होते, बीच में हवा होती है और हवा एक इंसुलेटर होती है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। इस समय जो कुछ बोलो मैं सब सवाल बोल रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रेजिस्टेंस हवा भरे होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। प्राइमरी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। मूविंग पार्ट ना होने की वजह से कोई इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की घटना या इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। पिस्टन वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ चलता नहीं है ट्रांसफार्मर, इसलिए मैकेनिकल लॉसेस नहीं होते। मैकेनिकल लॉसेस का मतलब चलने फिरने की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो ट्रांसफार्मर में नहीं होते।
चलने फिरने की वजह से जो लॉसेस होते हैं सबसे बड़ा लॉस है फ्रिक्शन लॉस, हीट लॉस, वो नहीं होता। अगर ये ट्रांसफार्मर बहुत एफिशिएंट मशीन मानी जाती है। ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट एफिशिएंट मशीन है क्योंकि इसमें लॉसेस बहुत कम, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में जो टर्न फ्लक्स होता है उससे होता है, जितना फ्लक्स यहाँ होगा उतने फ्लक्स यहाँ होगा, लेकिन टोटल जो फ्लक्स होगा वो डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न मान लो 50 होंगे, 50 टर्न होंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न मान लो 500 है, जो 500 टर्न है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा और यहाँ पर फ्लक्स कम होगा। मैंने अभी भी बोला पर टर्न फ्लक्स सेम होंगे, हाँ पर टर्न फ्लक्स सेम होंगे, लेकिन टोटल फ्लक्स सेम नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी में जहाँ टर्न कम होंगे वहाँ फ्लक्स टोटल फ्लक्स कम होगा, जहाँ टर्न ज़्यादा होगा वहाँ टोटल फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम होगा, पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सेम होगा, लेकिन टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन। स्टेप अप में यहाँ पर टर्न ज़्यादा और यहाँ पर टर्न कम, स्टेप डाउन में यहाँ कम, डाउन स्टेप डाउन यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, ये सेकेंडरी है, डाउन मतलब कम, यहाँ ज़्यादा, स्टेप अप यहाँ कम। तो अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में हम सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, कोई आउटपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि बैटरी कैसी करंट देती है, कांस्टेंट करंट, तो फ्लक्स भी कैसा होगा, कांस्टेंट। तो सेकेंडरी में कोई म्यूचुअल इंडक्शन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रांसफार्मर में जितनी सबसे जरूरी बात है, जितनी बुकलेट में लिखी थी सब मैंने बोलती। अब चलेंगे आगे। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा सकता है, वोल्टेज घटा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। सही लाइन। ट्रांसफार्मर कैन डिक्रीज और इंक्रीज करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। सही लाइन। ट्रांसफार्मर कैन नॉट प्रोड्यूस पावर। बिल्कुल सही लाइन। ट्रांसफार्मर इज नॉट अ जनरेटर। बिल्कुल सही लाइन। Transformer cannot increase voltage and current simultaneously. बिल्कुल सही लाइन। Transformer की working is based on electromagnetic induction, oblique mutual induction. बिल्कुल सही लाइन। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ट्रांसफार्मर जब भी वोल्टेज इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो फिर 180 डिग्री चेंज कर देता है। यानी इनपुट की इक्वेशन अगर साइन है तो आउटपुट की इक्वेशन कॉस में होगी और ओमेगा टी फैक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर असर पड़ेगा आई नॉट पर, इसका असर पड़ेगा वी नॉट पर, इस पर असर नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पर। इनपुट की इक्वेशन साइन में तो आउटपुट की इक्वेशन माइनस साइन में होगी, कॉस में नहीं होगी, माइनस साइन में होगी। अगर इनपुट है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी तो आउटपुट होगा v बराबर v नॉट डैश माइनस v नॉट डैश साइन ओमेगा टी। अगर इनपुट है v बराबर v नॉट, अगर इनपुट है v बराबर v नॉट cos ओमेगा टी तो आउटपुट होगा v बराबर v नॉट डैश माइनस का v नॉट डैश cos ओमेगा टी। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड नहीं होते लेकिन कपल्ड होते। बिल्कुल सही लाइन। कनेक्टेड नहीं होते लेकिन कपल्ड होते। कपल्ड है साइड कपलिंग है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये क्या लिखा है, आयरन लिखा हुआ है, ये फेरो है। फेरो लाइनों को छोड़ता ही नहीं। जो लाइनें भागकर यहाँ जाना चाहती तुमको भी कैप्चर करके अपने अंदर से होकर गुजरता है। इसीलिए कोर किसका होता है, सॉफ्ट है, स्टील का नहीं होता। स्टील में होने क्या होता है, ट्रांसफार्मर जब बंद कर देते तो कोई चुपक बना रहता है तो वो दिक्कत करता है। ठीक है ना। सॉफ्ट क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर को बंद करते हैं तो उसका चुपका तो भी खत्म हो जाता है, हल्का फुल्का रहता है बस। ठीक है ना। ये सब चक्कर होते हैं। तो ये सब याद रख लीजिए, आप आराम से सुन लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड नहीं होते। सही
टोटल फ्लक्स कतई सेम नहीं होता, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा या यहाँ कम यहाँ ज़्यादा। छोटे बच्चे अपना नंबर ऑफ टर्न पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ सेम होता है, बट टोटल इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी का सेम नहीं होता, कम ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, जहाँ जहाँ पे P लिखा हो वो प्राइमरी का डेटा है, जहाँ जहाँ S लिखा हो वो सेकेंडरी का डेटा है। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर सुन लीजिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप के हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। बिल्कुल याद रख करिए प्लीज, ये तो झंझट हो जाएगा बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके। ठीक है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा, सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा, सेकेंडरी में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा, सेकेंडरी में फ्लक्स ज़्यादा, लेकिन सेकेंडरी में करंट कम। ठीक है ना, वो तो दिया, सब कुछ तो बोल दिया। NS upon NP, NS upon NP जिसे ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं, मोर देन 1 होगा। आगे डाउन पे आ जाइए, डाउन मतलब सेकेंडरी में टर्न कम, किससे तुलना किससे कर रहे हैं, प्राइमरी से तुलना कर रहे हो, किससे तुलना करेंगे, दो ही चीजें होती है, प्राइमरी को आया और सेकेंडरी को। तो स्टेप डाउन का मतलब सेकेंडरी में टर्न कम, वोल्टेज कम, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कम, फ्लक्स भी कम, लेकिन करंट ज़्यादा। और ट्रांसफार्मर रेशियो दैट इज NS upon NP, NS upon NP जिसे ट्रांसफार्मर रेशियो या ट्रांसफार्मर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, लेस देन 1 होगा। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम भी बना हुआ है, उसको देखते जा जाना। स्टेप अप है, देखो स्टेप अप है, स्टेप डाउन। ठीक है ना, ये इस्तेमाल स्टेप डाउन हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खंभे में जो वोल्टेज आता है वो ज़्यादा आता है, 22,000 वोल्ट का वोल्टेज आता है। हमारे घरों में 230 आता है, हमारे मोबाइल फोन पे सिर्फ 12 वोल्ट या 6 वोल्ट का चलता है। तो घर के मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है, आपके चार्जर पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है। तो खंभे पर जो वोल्टेज आ रहा है, बाहर के तारों पर जो वोल्टेज आ रहा है 22,000 वोल्ट का आ रहा है, आपके घर में जो अंदर आ रहा है, आपके मोहल्ले के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है। ठीक है ना, उसके बाद आपके घर में वोल्टेज कम होकर आएगा। ठीक है ना, और जब मोबाइल चार्ज करेंगे तो वो 220 वोल्ट का वोल्टेज 6 या 12 वोल्ट में कन्वर्ट होगा। चार्जर पर लिखा होता है 12 वोल्ट या 8 वोल्ट या 6 वोल्ट, वो आउटपुट देता है। सब हम लोग स्टेप डाउन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर और नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर। सुनते जाइएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना आउटपुट पावर होगा, जितना आउटपुट पावर इनपुट पावर के बराबर होगा, किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं होगा, किसी प्रकार का पावर लॉस नहीं होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस यानी कि इनपुट आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि VS/IS इज इक्वल टू VP/IP, और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि VS/VP इक्वल टू IP/IS। इससे भी एक नतीजे पे और पहुंचना चाह रहे थे कि IS² RS इज इक्वल टू IP² RP
तो RS upon RP is equal to IP by IS का whole square which is equal to VS by VP का whole square and which is equal to RS by RP का whole square। ये आपके सामने एक इक्वलिटी है, इस सवालों को लगाने में हेल्प कर सकती है। RS सेकेंडरी का रेजिस्टेंस अपॉन प्राइमरी रेजिस्टेंस बराबर प्राइमरी की करंट अपॉन सेकेंडरी उल्टा है का होल उल्टा भी है और स्क्वायर भी है, उल्टा तो है ये होल स्क्वायर भी है, हाँ और ये भी उल्टा और ये इसका उल्टा और ये डायरेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में चलेगा। आगे ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी की बात करेंगे। हाँ एफिशिएंसी की बात करेंगे तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर दैट विल बी इक्वल टू 1 का मतलब है 100%, ठीक है ना। ये आपको सब मैंने बताया आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आइडियल ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज, प्राइमरी में आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट प्लस इनपुट प्लस नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इक्वल टू IP बाई IS। ये उल्टा हो गया, देखिए बिल्कुल डायरेक्टली जा रहे हैं और ये रिवर्सली हो गए। ये यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो कर पा रहे हैं। आउटपुट पावर बराबर इनपुट पावर I स्क्वायर R देख लीजिए, इसलिए RS अपॉन RP इनटू IP बाय S का होल स्क्वायर और ये सेम वैल्यू होता है VS बाय VP का होल स्क्वायर और ये डायरेक्टली होते हैं NS अपॉन NP का होल स्क्वायर। तो हमने एक चीज बताई थी और आइडियल में ये हमने अभी एक दूसरी चीज यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों से। नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस होंगे, पावर लॉसेस होंगे। पावर लॉसेस होने का मतलब है कि सेकेंडरी में जो पावर होगी वो प्राइमरी की पावर से कम होगी, यानी कि VS अपॉन VP विल बी लेस देन IP बाई IS। बिल्कुल याद मत करिए, पावर लॉसेस होंगे यानी कि आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होगी, यानी कि ये रेशियो से कम होगा। लॉसेस कैसे निकालेंगे? लॉसेस निकालने के लिए इनपुट में से आउटपुट पावर को माइनस करेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर यानी कि VS IS अपॉन VP। IP कैसा होगा? लेस देन 1 होगा यानी कि लेस देन 100% होगा। ये मैंने आपको बता दिया नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर से बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन। नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे, आउटपुट पावर इनपुट पावर से कम होगा यानी कि VS अपॉन VP will be less than IP अपॉन IS। VS अपॉन VP will be less than IP अपॉन IS। लॉसेस कैसे निकालेंगे? इनपुट पावर में से आउटपुट पावर हटा देंगे, इनपुट पावर ज़्यादा आउटपुट पावर कम है, हटा देंगे दोनों को, बड़े से छोटा लॉसेस आ जाएंगे। एफिशिएंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर कम है इसलिए एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 मतलब लेस देन 100% होगी। लेस देन 100% होगी and ES upon EP is equal to VS upon VP is equal to IS upon YP is equal to NS upon NP not equal to IP by
आइए ये नॉट इक्वल ठीक से लगा लीजिए, अच्छे से दिखाई पड़े तो इतना आपको डाल कर लीजिए। नॉट इक्वल टू आई पी बाई आई एफ ई एस अपॉन ई पी बराबर बी एस अपॉन बी पी बराबर फाइव एस अपॉन फाइव पी बराबर एन एस अपॉन एन पी नॉट इक्वल टू आई पी बाई। देखिए आइडियल में सब कुछ वैसे ही है, यहाँ भी सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पर इक्वल टू आई पी बाई आई एस और यहाँ पर नॉट इक्वल टू आई पी बाई आई एस लिखा हुआ है। अच्छे से देखिए, ठीक है ना। एक्चुअली बात तो ये है कि ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन यहाँ और यहाँ से सॉल्व होते हैं, बिल्कुल लगभग सारे क्वेश्चन इससे या इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये गलतियाँ करेंगे। लॉसेस निकालना है तो ज़्यादा पावर से कम पावर को घटाएंगे, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर करेंगे। आइडियल है तो एफिशिएंसी 100% बताएंगे, नॉन आइडियल है तो लेस देन 100% बताएंगे ही बताएंगे। कुछ स्वाभाविक बातें जो आप बता ही देते हैं, कोई आपको बताए आप सुने तभी किसी को बता पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो होती है जो स्वाभाविक नहीं होती, वो सुननी पड़ती, समझनी पड़ती, इनको विचार करना पड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, तो वो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। नाम से पता स्टेप डाउन तो सेकेंडरी में हर चीज कम लेकिन करंट में ज्यादा। स्टेप अप सेकेंडरी में हर चीज ज्यादा लेकिन करंट में कम। पावर नहीं बनाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनपुट की फ्रीक्वेंसी अब एक कंफ्यूज करने के लिए बता रहा हूँ। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, इनपुट एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 60, 70, 80, 50 है। अब स्टेप अप के नाम पे आप फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाने की बात सोचेंगे, ये गलत बात है। अगर ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी बदल देगा तो जो साउंड हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो आपको जो सुनाई पड़ेगी वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वोकल कार्ड की, तो आपको जो सुनाई पड़ेगी लाउड स्पीकर से वो बदल जाएगी, या तो मेरी आवाज श्रिल हो जाएगी या ग्रेव हो जाएगी। आइदर इट बिकम श्रिल, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो श्रिल हो जाएगी, पतली हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी घट गई तो वो ग्रेव हो जाएगी, लाउड हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बदल जाने से साउंड का सुनाई देने का जो सेंस है वो बदल जाता है, ठीक है ना। सभी लोगों की आवाज की अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और उसी से हम पहचानते हैं कि कौन शायद कौन बोल रहा है। ऐसा होता है कि आप उनके अंदर बैठे बाहर को चिल्लाता हुआ जा रहा है तो आप जान जाते हैं थर्ड कमरे वाला लड़का चिल्ला रहा है कि फोर्थ कमरे वाला लड़का चिल्ला रहा है कि मकान मालिक चिल्ला रहा है, ये आप जान जाते हैं। तो बिना देखे जान जाते हैं क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी पहचानते हैं कि उनकी आवाज की ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। 15 बार बोल दिया है, गलत ना कर देना। ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता। ट्रांसफार्मर कैन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर कैन डिक्रीज और इंक्रीज करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज वोल्टेज एंड करंट साइमल्टेनियसली। ये सब बातें एक बार विचार कर लीजिए इस बात पर। बता दिया ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग सभी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। क्या वो ऑप्शन दे नहीं पाएंगे तुमको? कोई चीज ऐसी नहीं जहाँ ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, आयरन लॉस एडी करंट की वजह से होता है। आयरन लॉस एडी करंट की वजह से, थोड़ा सिंबॉलिकली सुन लो, कौन सा लॉस किसकी वजह से? आयरन लॉस एडी करंट की वजह से हीट लॉस होता है। कॉपर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, I स्क्वायर RT, ठीक है ना। कॉपर लॉस मतलब हीट लॉस, जूल हीट लॉस, ठीक है ना। उसके बाद फ्लक्स लॉस,
प्राइमरी से जाने वाला ज़्यादातर फ्लक्स 98% फ्लक्स सेकेंडरी से ऊपर जाता है, लेकिन 2% बाहर निकल जाता है, वो सेकेंडरी से संबंध नहीं बना पाता। ये प्रकार का फ्लक्स लॉस। उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट बहती है। ऑल्टरनेटिंग करंट बहने की वजह से डोमेन बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से भी हीट पैदा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। जिसका जो लॉस कैसे निकाला जाता है, बी नेट एच लूप का एरिया, हिस्टैरिसीस लूप का एरिया क्या बताता है? हीट लॉस पर सेकेंड, हीट लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, हीट लॉस पर साइकिल पर सेकेंड नहीं, गलत हो गया, हीट लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। ये लॉसेस हो गए। कई सवाल लगा सकता। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग मॉडल से शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन से। इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 प्रकार का होता है, यानी किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने को प्रोसेस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन 4 प्रकार का होता है। फिर से दोनों किसी मेटल से इलेक्ट्रॉनों के निकल आने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। एक मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले से अपना माइंड मेकअप हो जाए कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएंगे जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए। जब वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से जब मेटल का वर्क फंक्शन मेटल से संबंधित है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाएगी तो सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। भले ही वो वापस फिर उसी पे जाकर गिर जाए, पर वो एक स्टेट पे ही तो बाहर आएगा। और अगर उसके पास एनर्जी कम है तो ऐसे ही निकल पड़े धीमे से तो फिर वापस चला जाएगा। और अगर ऐसे निकल पड़ा तो फिर वो स्केप कर जाएगा, वहाँ मेटल से स्केप कर जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है थर्मैनिक एमिशन, एक होता है हीट एमिशन, एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और चौथा होता है सेकेंडरी एमिशन। 4 प्रकार का इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। यही सब बातें नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के ठीक बाद हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें मिलकर थ्योरी है, बट एक्सपेरिमेंट है, हलवार एक्सपेरिमेंट है, लेनार्ड लॉज है, आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन है, मिलकर का एक्सपेरिमेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। काम सारे बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया चैप्टर है। मतलब डेफिनेटली ये 2 क्वेश्चन का चैप्टर तो ऐसे ही है। और खास में अगर हम क्वांटम थ्योरी को लेकर चलें तो ये अकेला चैप्टर 3-4 क्वेश्चन कवर कर लेता है। कहीं ग्राफ के मामले में, कहीं मैग्नेटिक के मामले में, कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल के मामले में। इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, डी ब्रॉगली वेव एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है ना? डी ब्रॉगली का सवाल था बिल्कुल साइंस। लॉजिक गेट का सवाल बिल्कुल साइंस समझ लीजिए। न्यूटन डायमेंशन एरर 2 से 3 सवाल तय समझ लीजिए। वेक्टर 2 से 3 सवाल तय समझ लीजिए। तो एक दिन मैंने कहा था कि आप हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन लगाते जाइए। एक चैप्टर के 50 लगाने के बजाय हर चैप्टर के 5-5 रैंडम लगाते जाइए, तो पूरा कवर कर लीजिए। पूरा कवर हो जाए, फिर दूसरे 5-5 लगा लीजिए। एक दिन में हम 5-6 चैप्टर के 5-5 सवाल लगाएंगे। मतलब एक ही चैप्टर में जुटे रहने से दूसरा चैप्टर कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर हर चैप्टर के 5-5 लगा लिए जाते हैं तो हर चैप्टर में थोड़ी याददाश्त वापस आ जाती है। सवाल लगाने से याददाश्त वापस आती है। बहुत दिनों तक किसी चैप्टर में सवाल ना लगाने से उस चैप्टर के फंडों की याददाश्त चली जाती है। यहाँ तक कि प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले जो भूलने शुरू हो जाते हो, जो कि ऐसा चैप्टर है जिसका सवाल हमेशा फार्मूला बेस्ड ही होता है। कभी वो इतना कठिन सॉल्व करने वाला नहीं होता। कभी मैक्सिमम रेंज का सवाल आ गया, कभी मैक्सिमम हाइट का सवाल आ गया, कभी मैक्सिमम रेंज की कंडीशन में मैक्सिमम हाइट पूछ ली। मैक्सिमम रेंज जब हो रहा है तब मैक्सिमम हाइट का संबंध होता है Hmax बराबर Rmax/2। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों पर
जब आप हर चैप्टर के 5-5 लगाएंगे और हर चैप्टर में आपको सेटिस्फैक्शन पड़ेगा, फिर आप जल्दी से एक राउंड घूम के आइए और फिर शुरू कर दीजिए दूसरे 5-5, वो भी एक राउंड घूम के आइए, फिर जल्दी शुरू कर तीसरे 5-5। इस प्रकार से आपको फंसेंगे कहीं तो बुकलेट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तो फॉर्मूला देखेंगे तो पूरा पन्ना भी देख लेंगे उसी बहाने, क्या ये देख लिया तो ये भी देख के चले जाएगा पन्ने और पलट डालें। तो इस प्रकार से आपका टच बना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट के दिन परफॉर्मेंस तभी होता है जब टच बना रहता है। यदि टच छूटा रहता है तो आपने कितना भी अच्छा वो चैप्टर कभी पढ़ा था, कभी आपने बहुत अच्छा पढ़ा था, आपको कॉन्फिडेंस था, आपने उसके 50-55 सवाल भी लगाए थे, आपने लगभग सारे सवाल खुद से निकल आए थे, लेकिन आज टेस्ट के पहले टॉपिक का टच नहीं है, टॉपिक टच में नहीं है, अगर खूब पढ़ा तो खूब है, सब याद था, सब कुछ था, लेकिन इस समय टच में नहीं है तो उसका सवाल थोड़ा सा फंसेगा, केवल मेमोरी की वजह से फंसेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी चैप्टर का सवाल लगाते जाइए, सवाल बता फोटो कर लेना, नोट ना करो तो फिर हम जल्दी बता देंगे। प्राइमरी 22,000 वोल्ट, सेकेंडरी केवल 220 वोल्ट, प्राइमरी मीटर 500, 5,000 और इनपुट पावर पावर 8 किलोवाट, एफिशिएंसी 90%, ये सब गिवन। आउटपुट पावर पूछा है और सेकेंडरी में टर्म पूछा है, बी सेकेंडरी अपॉन बी प्राइमरी इक्वल टू एन सेकेंडरी अपॉन एन प्राइमरी, बी सेकेंडरी 220 और ये 22,000 और एन सेकेंडरी पूछा गया और ये दिया हुआ है 5,000। तो ये हो गया, इससे इसको जब काट दिया तो कितनी बार गया बताओ, 100 बार, तो एन सेकेंडरी इक्वल टू 5,000 बाई 100 यानी 50 टर्म्स। उसके बाद एफिशिएंसी इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, एफिशिएंसी है 90% इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन इनपुट पावर 8 किलोवाट, ये हो गया 0.9, तो पी नॉट इक्वल टू 0.9 इंटू 8 यानी कि 7.2 किलोवाट। फोटो कर लो तो हम आगे अगला बता दें। प्राइमरी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, सेकेंडरी केवल 22 वोल्ट स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को, प्रैक्टिकली आप एक इस्तेमाल भी करते हैं। सेकेंडरी का 220 ओम का रेजिस्टेंस है, कह रहे हैं कि प्राइमरी करंट बताइए, प्राइमरी करंट बताने के लिए कहा गया। प्राइमरी करंट बताने के लिए कहा गया तो पहले तो सेकेंडरी की करंट निकाल ले, बी सेकेंडरी अपॉन जेड सेकेंडरी, जेड सेकेंडरी बी सेकेंडरी कहाँ गया, बी सेकेंडरी 22 और जेड सेकेंडरी 20, ये तो 0.1 एम्पियर आया। और फिर हमने ये देखा कि पी एस अपॉन बी पी इक्वल टू आई पी बाई आई एस, ये इक्विटी आप सिर्फ लगा सकते हैं जब एफिशिएंसी 100% हो, लिखा नहीं है। स्टेप डाउन टू ऑपरेट द डिवाइस ऑफ इम्पीडेंस 200
अब यहाँ मार्क्स नहीं लिखा है, जब किताब में आता तो लिखा है, किताब में जब भी आता तो लिखा रहता है कि ट्रांसफार्मर आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ये ट्रांसफार्मर आइडियल है ऐसा तुम यहाँ पे लिखो, ट्रांसफार्मर इज आइडियल, ट्रांसफार्मर इज आइडियल नाउ टीएस एक्चुअली 22 और ये 220 इक्वल टू आई प्राइमरी फाइंड करना है, आई प्राइमरी इन लोगों को फाइंड करना है, ठीक है ना। और आई सेकेंडरी सवाल में हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, 0.1 0.1 इज इक्वल टू आई प्राइमरी अपॉन 0.1, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आई प्राइमरी इज इक्वल टू 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट वोल्टेज को 22 वोल्ट के वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, 220 वोल्ट वोल्टेज को 22 में कन्वर्ट कर रहा है, स्टेप डाउन है, ठीक है ना। स्टेप डाउन है तो करंट देखो आप है, स्टेप डाउन है तो करंट नहीं, एक सेकेंड, कभी भी हम करंट के हिसाब से नाम नहीं बनाएंगे, तो गड़बड़ मत कर देना, करंट के हिसाब से नाम नहीं बनाएंगे। ट्रांसफार्मर को वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसने इसको बनाया उसने देखा कि अगर करंट को कम कर दे रहा है तो किताबों में बात छापनी पड़ गई कि वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट को कम कर देता है और वोल्टेज घटाता है तो करंट को बढ़ा देता है, ये छापना पड़ गया क्योंकि ऐसा हो रहा था। लेकिन बेसिकली ट्रांसफार्मर को करंट बढ़ाने या घटाने के लिए बनाया नहीं गया था, ट्रांसफार्मर को बनाया गया था वोल्टेज को बढ़ाने और वोल्टेज को घटाने के लिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये आ गया कि जब वोल्टेज बढ़ाता था तो करंट को कम कर देता था, जब वोल्टेज को कम करता था तो करंट को बढ़ा देता था। ये साइड इफेक्ट आया जिसको हम लोगों ने अपने नोट्स में और बुक्स में लिखा गया है इस बात को। और साथ में ये भी कहा गया कि ट्रांसफार्मर पावर जनरेटर नहीं है, ट्रांसफार्मर इज नॉट अ जनरेटर, सही, ट्रांसफार्मर इज नॉट पावर जनरेटर, सही, ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज पावर, सही है। यानी कि जो भी स्टेप अप स्टेप डाउन नाम दिए जाएंगे वोल्टेज के हिसाब से, करंट के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से, करंट के हिसाब से। अगर वोल्टेज बढ़ाने वाला है तो स्टेप डाउन बोल दिया, अगर वोल्टेज को बढ़ाने वाला है तो स्टेप अप है, वोल्टेज को घटाने वाला है तो स्टेप डाउन है। और स्टेप अप अगर है तो सेकेंडरी में हर चीज ज्यादा लेकिन करंट कम, स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी में हर चीज कम लेकिन करंट ज्यादा। ये और देखिए दोनों थ्योरी है। चलिए इसमें लिखा हुआ है 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर 200 टर्न्स इज प्राइमरी एंड कितना अच्छा। ये देखिए ये तो स्टेप अप है, ये तय हो चुका है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल तय हो चुका है। प्राइमरी का वोल्टेज गिवन है और सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है, सेकेंडरी का जो इम्पीडेंस है वो 100 किलो वोल्ट है। हमारे को आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न बताना है, ध्यान दीजिए पर टर्न, और टोटल आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस भी बताना है। तो Vs अपॉन Vt इक्वल टू Ns अपॉन Nt, Ns अपॉन Nt यानी कि 40,000 बाई कितना 200, ये दोनों कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, ये आ गया 200, ये आ गया देखिए कितना 200 और ये सेकेंडरी और प्राइमरी का 220, तो सेकेंडरी का वोल्टेज आ गया 220 × 200 यानी कि 44000 वोल्ट, ये टोटल है। और अब हमको फाइंड करना है सेकेंडरी का वोल्टेज पर टर्न, सेकेंडरी का वोल्टेज पर टर्न बराबर टोटल सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ टर्न। तो 44,000 बाई सेकेंडरी में कितने टर्न है 40,000, ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 4.4/4, 4.4/4 यानी कि 1.1 वोल्ट पर टर्न। पहले हमने सेकेंडरी पर टोटल वोल्टेज निकाला और उसके बाद पर टर्न वोल्टेज कैसे निकाला, पर टर्न वोल्टेज कैसे निकाला,
ट्रांसफार्मर का सवाल जो कठिन पड़ेगा ना तो बहुत ही कठिन पड़ेगा, सीधे सीधे कठिनाई, लंबी कठिनाई हो जाएगी। जिसमें दो ट्रांसफार्मर होंगे, एक पावर स्टेशन से किसी कॉलोनी के बाहर आएगा, फिर कॉलोनी से घर में जाएगा। ये दो ट्रांसफार्मर का जो सीक्वेंस होता है वो क्वेश्चन से थोड़े से टफ तो तुमको आएंगे नहीं एग्जाम में, हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे। जल्दी देखिए, दो बिल्कुल सभी क्वेश्चन है। बताइए प्राइमरी में लेक्लान, अच्छा एक और उत्तर पहले ही करो, हमने आगे यही करो। प्राइमरी में लेक्लान से सेल लगा दिया होता है, क्या लगा दिया होता है? सेल लगा दिया। बताइए आउटपुट बनाए कि ना बनाए? बताइए कि सेकेंडरी बोलो जीरो की प्राइमरी में क्या होता है? डीसी है, डीसी में आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डीसी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होगी तो फ्लक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पैदा नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगा। बोलिए दिया जीरो है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क इफ इनपुट सप्लाई इज डीसी, डीसी पे वर्क नहीं करती। और ये है कि बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ट्रांसफार्मर के द्वारा चेंज नहीं की जा पाती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर पाता, वोल्टेज बढ़ा घटा सकता है, करंट घटा बढ़ा सकता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक, अब नेक्स्ट है जो मॉडल शिफ्ट। अगर कल कोई क्लास अनाउंस करेगी तो आपको मैसेज मिलेगा। कल टेस्ट है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर टेस्ट के बाद क्लास अनाउंस करेंगे तो आपको मैसेज मिलेगा। 2 घंटे की क्लास हो जाएगी तो फोटो एडिटिंग इफेक्ट, बॉडी ब्लॉगिंग अगले हफ्ते की शुरुआत में 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। तो पहले कोशिश करते हैं कि क्लास कर ले पाएँ।